हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। सरफेस केमिस्ट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, सरफेस प्लस केमिस्ट्री। सरफेस का मतलब इंटरफेस होता है, केमिस्ट्री मींस प्रोसेस, इंटरफेस पर होने वाली प्रोसेस। इसमें हम पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? जब जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर ऑक्यूपाई होता है बल्क के कंपैरिजन में। बल्क पे ऑक्यूपाई नहीं होगा, सरफेस पर ही ऑक्यूपाई होगा कोई मॉलिक्यूल, तो हम उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन की अगर सिंपल एडजॉर्प्शन की बात की जाए तो फिजिकल एडजॉर्प्शन की हम बात करते हैं, जिसको फिजियो एडजॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो पोलैरिटी ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मोलर मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मोलर मास बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी कि एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर आगे बात करें तो फिजिजॉर्प्शन एंड की केमिजॉर्प्शन की, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके थ्रू मॉलिक्यूल सरफेस पर अट्रैक्ट होता है, जबकि केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड के थ्रू एडजॉर्प्शन होता है। इधर एनर्जी जो है उसकी ज़्यादा नीड नहीं होती है, इधर कभी कभी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ जाती है। यहाँ पे जो एंथैल्पी होती है वो कम रहती है, मतलब इस एडजॉर्प्शन में जो हीट निकलेगी वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल निकलती है, तो ये कम होती है कंपैरिजन में केमिकल एडजॉर्प्शन के। इसमें 80 to 140 किलो जूल पर मोल तक की एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे इसके रिजल्ट के थ्रू क्या होता है कि मल्टी लेयर ऑफ सरफेस पर मल्टी लेयर बनते हैं, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पर यूनिमोलिकुलर लेयर ही बनेगी। आगे एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना होता है। यहाँ पर बल्क पर कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा ऑक्यूपाई होता है इन कंपैरिजन ऑफ सरफेस। आगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के रेट की बात करें, एब्जॉर्प्शन के रेट की बात करें तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रेट से कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्व होगी। लेकिन एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो एडजॉर्प्शन जो होता है टाइम के साथ डिक्रीज होते जाता है। डिजॉर्प्शन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ एन एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस। सरफेस पर जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल होते हैं उनको, उनके रिमूवर का जो फिनोमिना होता है उसको कहते हैं डिजॉर्प्शन। सॉर्प्शन किसको कहते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल में जब कोई मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब भी होगा एब्जॉर्ब भी होगा किसी सरफेस पर या बल्क पर, तो हम कहेंगे कि किसी एड्जॉर्बेंट में कोई मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब भी हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो रहा है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं सॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो एडजॉर्प्शन जो है रेजिडुअल फोर्स ऑन सरफेस, सरफेस पर रेजिडुअल फोर्स के थ्रू एडजॉर्प्शन होता है। ये कैसे होगा, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एड्जॉर्ब होगा। आगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की हीट की बात करेंगे तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्प्शन होता है उसके दौरान अगर हम डेल्टा एच की बात करें तो डेल्टा एच नेगेटिव रहता है, मतलब हीट रिलीज होती है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव रहता है। डेल्टा एस कैसे नेगेटिव रहेगा, पहले ये अलग है ये अलग दो हैं, अब रिएक्शन होगी एडजॉर्प्शन होगा तो ये इसके सरफेस पर आ जाएगा, एक ही बन जाएगा, तो ओवरऑल एंट्रोपी क्या हुई, डिसऑर्डरनेस कम हुई, एंट्रोपी क्या हुई, कम हुई। एंट्रोपी कम होगी तो इसका मतलब एंट्रोपी निगेटिव में जा रही है। तो यहाँ पे डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। ओवरऑल टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो कोई भी रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन जो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा इस केसेस में, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि ये कम होगी तो ये वाली वैल्यू जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ये कम रहेगी, और ये क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यहाँ पर एडजॉर्प्शन होगा। तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं होगा और कम टेम्परेचर पर फेवरेबल होगा। आगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्मी की बात करें तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में होता है जब एड्जॉर्ब गैस और प्रेशर के बीच हम ग्राफ खींचते हैं कि प्रेशर बढ़ाने के साथ एड्जॉर्ब गैस में क्या चेंज आ रहा है, इनके बीच का ग्राफ खींचते हैं, तो इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्ब गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होती है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है और एक टाइम बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। आगे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डायरेक्टली क्या कहता है, एक्स अपॉन एम इक्वल के पी डी पावर 1/n, जहाँ पर एक्स होता है मास ऑफ एडजॉर्ब गैस, एम होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, के कांस्टेंट हो गया, पी प्रेशर हो गया, और 1/n में जो n है, n भी एक कांस्टेंट होता है। के और n जो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू गैस के नेचर और एडजॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। आगे अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे, p और x अपॉन m के बीच में ग्राफ खींचे, तो k क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट में क्या होती है कि जो x अपॉन m है वो p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो 1/n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्योंकि p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो p की पावर 1, 1/n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। और बीच में मॉडरेट कंडीशन में देखें तो x अपॉन m जो है p दी पावर 1/n पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर 1/n 0 से ज़्यादा होगा, n से 1 से कम होगा। और एट हाई प्रेशर जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में एक्स अपॉन एम पी दी पावर 0 पर डिपेंड करती है। देखो यहाँ पर प्रेशर कितना ही बढ़ा दो, एक्स अपॉन एम में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट हो चुका है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ग्राफ की बात करें तो एक्स अपॉन एन एम इक्वल के पी दी पावर 1/n का अगर हम लॉग लें तो लॉग लेंगे तो ये जो वैल्यू है आगे आ जाएगी, और इन सब के आगे क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो लॉग में क्या हो जाता है, प्लस में आ जाता है। तो इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो लॉग x/m और लॉग p के बीच ग्राफ खींचेंगे, ये क्या होगा, 1/n स्लोप होगा जो कि पॉजिटिव है, तो इस तरीके से आएगा। और इंटरसेप्ट क्या रहेगा, लॉग k। आगे बात करेंगे एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन। अगर हम प्रेशर की बात ना करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर प्रेशर का जो टर्म है उसको सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जहाँ पर सी जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि ऊपर पी क्या था, इक्विलिब्रियम प्रेशर था, तो यहाँ पर सी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा। बाकी सारे टर्म लगभग वही रहेंगे। अब यहाँ पर जो पी है वो सी से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सारे टर्म क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एडजॉर्प्शन, इसमें जो एडजॉर्प्शन है वो यूनिमॉलिकुलर कंसीडर किया जाता है, कि एडजॉर्प्शन यूनिमॉलिकुलर होता है। ये एडजॉर्बेंट है, ये गैस है, यहाँ पर एडजॉर्ब मॉलिक्यूल है, वो क्या है, यूनिमॉलिकुलरली क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एडजॉर्ब हो रहे हैं। अब क्या होगा, एडजॉर्ब गैस, इसमें क्या होता है, ये क्या कहता है कि एडजॉर्ब गैस के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जो ये एडजॉर्ब गैस है इनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। आगे बात करेंगे एडजॉर्प्शन यूनिफॉर्मली होता है। यूनिफॉर्मली मतलब इधर से इधर एक एक करके क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, कहीं पर भी एडजॉर्ब गैस मॉलिक्यूल नहीं होंगे। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये जो एडजॉर्ब गैसियस मॉलिक्यूल है इनको थीटा कहते हैं, और पूरी जो लेयर है उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो जो एडजॉर्ब है वो थीटा है, तो जो अनकवर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, 1 - थीटा। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा, जितना हमारे पास खाली एरिया होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के 1 - थीटा पी पर क्या होगा, के माइनस थीटा पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जितना के 1 - थीटा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना 1 - थीटा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। डिजॉर्प्शन किस पर डिपेंड करेगा, डिजॉर्प्शन थीटा पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एड्जॉर्ब गैस होंगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये इसका डिजॉर्प्शन हो। आगे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम k/kd इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ले सकते हैं, k/kd। जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है इसका मेन फार्मूला क्या है, थीटा एडजॉर्ब गैसेस मॉलिक्यूल इक्वल Kp/1 + Kp, जहाँ पर k क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन हम कह सकते हैं इसको। मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का क्या है, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट और डिजॉर्प्शन कांस्टेंट का रेशियो है। यहाँ पर थीटा फ्रैक्शनल कवरेज है, जितना एरिया में कवरेज हुआ है। के है एडजॉर्प्शन कांस्टेंट, पी क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर। आगे बात करें
हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो हम वन को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, वन इनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, केपी से केपी कैंसिल होगा, थीटा वन के इक्वल आ जाएगा। लो प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये तो हम इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, इसको नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, इसको नेग्लेक्ट अगर करेंगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, केपी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर फॉर ग्राफ देखें तो थीटा और प्रेशर का ग्राफ किस तरीके से रहेगा, पहले इंक्रीज होगा, एक टाइम बाद प्रेशर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, इस कंडीशन में थीटा वन के इक्वल हो जाएगा। अब देखो थीटा पूरे में भर गया है, थीटा वन के इक्वल आ गया है, तो अब क्या यहाँ पे कोई भी एडजॉर्प्शन होगा, नहीं होगा, तो इसके बाद कोई एडजॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसके बाद चाहे कितना ही प्रेशर बढ़ाए कोई भी एडजॉर्प्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू वन रहती है। लो प्रेशर में थीटा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाई प्रेशर में क्या होगा, थीटा पी की पावर ज़ीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे टेम्परेचर देखें तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एडजॉर्प्शन कम होता है, तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन जहाँ पे कम होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे ये जो है इसमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, ये जल्दी एडजॉर्ब हो रहा है, पूरे सरफेस पर जल्दी एडजॉर्प्शन हो रहा है टी वन में, तो टी वन में जल्दी एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसका अंदर इसका टेम्परेचर कम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो एडजॉर्प्शन कम होता है, यहाँ पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, जल्दी एडजॉर्ब हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कम टेम्परेचर, इसका मतलब ये कम टेम्परेचर होगा। तो इनमें अगर टेम्परेचर हम कंपेयर करें तो T3 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू T2 एंड T1। आगे हमें पता है कि जो एक्स है, एक्स क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्ब गैस, मतलब जो एडजॉर्ब गैस है उसकी क्वांटिटी या उसका मास जो है उसको हम एक्स कहते हैं। ये एक्स जो है थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि थीटा भी क्या है, एडजॉर्ब क्वांटिटी ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा के पी अपन वन प्लस के पी होता है, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, के पी अपन वन प्लस के पी। एक्स और पी के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो भी इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पर अगर एक और ग्राफ की बात की जाए तो ये एक और ग्राफ की अगर हम बात करें तो के थीटा इक्वल के पी अपॉन वन प्लस के पी में अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको ऊपर इसको नीचे कर दें, तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से बनता है, और इसका ग्राफ खींचेंगे तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट वन होगा, एक्स एक्सिस पे वन अपॉन पी आएगा, और स्लोप क्या बनेगा, वन अपॉन के। आगे इन केस ऑफ डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन की बात करें तो डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान देना, ये अगर इस तरीके से एडजॉर्प्शन हो रहा है, A2 पूरा एडजॉर्ब हो जा रहा है तो इसको एसोसिएटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं, और अगर ये पहले ब्रेक हो रहा है, A2 किस में ब्रेक हो रहा है, ए में ब्रेक हो रहा है, तो देन एडजॉर्ब हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन। तो ये डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन है और ये एसोसिएटिव एडजॉर्प्शन है। देखो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि एसोसिएटिव और एडजॉर्प्शन का हम डायरेक्ट फार्मूला लेते हैं के पी अपॉन वन प्लस के पी, लेकिन क्योंकि इसके आगे वन है तो इनकी पावर वन वन ही रहती है, जिसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है, इनकी पावर वन अपॉन एन होती है, के पी की पावर वन अपॉन एन होती है, और के पी की पावर वन अपॉन एन कहाँ से आती है कि एन जो है एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, एन नंबर ऑफ ए में डिसोशिएट होगा तो ये एन यहीं से आता है। तो इसमें अगर डिसोशिएटिव एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो वन अपॉन एन भी आप इस फॉर्मूले में कंसिडर करेंगे। आगे बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स जो होता है थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से अगर एक्स अगर मैं यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको के डेस कंसिडर किया है, एक्स किसके इक्वल आएगा, के डेस के पी वन प्लस के पी। इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है, यहाँ से लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इम्पोर्टेंट फार्मूला बन जाता है, जिसको हम ग्राफ के थ्रू इस तरीके से दिखा सकते हैं। फार्मूले में क्या है, देखो ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है, ये क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्ब गैसियस मॉलिक्यूल है, या एडजॉर्ब कोई भी, हाँ जो एडजॉर्ब हो रखे हैं, और के डैश प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के डैश प्रोपोर्शनलिटी
सब्सटेंट हो गया, पी प्रेशर हो गया। तो इसमें वाई को mx+c से हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ में इस तरीके से दिखा सकते हैं। लैंगमियर थ्योरी ये जो लैंगमियर थ्योरी होती है एप्लीकेबल होती है लो प्रेशर पे और हाई प्रेशर पे फेल हो जाती है। लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक की बात कर रहे हैं, लो प्रेशर पे एप्लीकेबल होगी और हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में क्या होता है कि ये जो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मल्टी लेयर की बात लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं करता है। और डेल्टा एच जो होता है नॉट डिपेंड ऑन थीटा, थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा एच यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो डेल्टा एच थीटा पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो सारी साइट है यहाँ पर क्या रहती है, इक्विवेलेंट रहती है। सारी साइटों को इसमें इक्विवेलेंट कंसिडर किया है। जो सैचुरेशन प्रेशर होता है, सैचुरेशन प्रेशर पर जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो कहता है कि जो सैचुरेशन प्रेशर है वो उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तव में टेम्परेचर बढ़ाने पर सैचुरेशन प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सैचुरेशन प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे टम्किन आइसोथर्म की बात करें तो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद टम्किन आइसोथर्म आया। इसने क्या किया, लैंगमियर आइसोथर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है उसको एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसने कहा कि जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है थीटा बढ़ाने के साथ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होती है। आगे इंटरेक्शन बिटवीन एड्जॉर्ब गैसियस मॉलिक्यूल, यहाँ पर लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन कंसीडर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन कंसीडर किया गया है। इसका फॉर्मूला है थीटा इक्वल A ln Kp, जहाँ पर A कांस्टेंट हो गया, A और K क्या है, कांस्टेंट है। आगे आती है टम्किन आइसोथर्म के बाद आता है इसका यही फार्मूला है थीटा इक्वल A ln Kp। आगे बेट इक्वेशन या बेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करें तो ये जो है मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है। बेट इक्वेशन मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती है और ये भी कहता है कि जो सारी साइड्स होती है वो क्या रहती है, इक्विवेलेंट रहती है। और ये कहता है कि जो एडजॉर्प्शन मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, जैसा कि लैंगमियर ने कहा था। एडजॉर्ब गैस जो होगा उसमें एडजॉर्ब गैस फ्री गैस के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। इसका मतलब एडजॉर्ब गैस फ्री गैस के साथ डिजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन शो करेगी। गैस सरफेस पे आएगी तो K1 जो है G1s यानी कि सरफेस पर गैस क्या होगी, एड्जॉर्ब होगी। फिर उसके बाद पहला लेयर बना, फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरी लेयर बनेगी, फिर क्या होगा, बनते जाएगी एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर जो गैस है फिर लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस यहाँ पर जो प्रेशर होता है इस प्रेशर को कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। बेट इक्वेशन का इम्पोर्टेंट फार्मूला है P=P0 - PVT 1/VM c + C - 1/VM c डॉट P/P0। यहाँ पर P क्या है, प्रेशर, P0 सैचुरेशन प्रेशर, VT जो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एड्जॉर्ब गैस, जो एड्जॉर्ब गैस है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, और VM है कि जो मोनो लेयर बनी है उसका वॉल्यूम कितना है। C यहाँ पे C की बात करें तो C कंप्रेसिव कांस्टेंट है C, और C की वैल्यू K1 P0 रहती है। C की वैल्यू क्या रहेगी, देखो C की वैल्यू K1 P0 रहती है, K1 P0 रहती है, इसका ध्यान रखेंगे। और P/P0 हमें पता ही है क्या है। यहाँ पे इसको अगर हम एज इट इज़ अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये क्या रहेगा, y = mx + c, ये इंटरसेप्ट रहेगा, ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और ये जो है स्लोप रहेगा। यहाँ से अगर c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आगे बात करें तो बेट इक्वेशन को अगर हम लो प्रेशर पे देखें, इसमें ध्यान रखना कि अगर इसको हम लो प्रेशर पर देखते हैं तो लो प्रेशर पर क्या होगा कि जो सैचुरेशन प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में,
पी के कंपैरिजन में, तो हम पी को नेगलेक्ट करेंगे और इधर पे सैचुरेशन प्रेशर ही आ जाएगा। यहाँ पे पी के कंपैरिजन में सैचुरेशन प्रेशर ज़्यादा होगा तो पी को हर जगह क्या किया जाएगा, मतलब सैचुरेशन प्रेशर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट किया जाएगा। अब लो प्रेशर पे एक और कंडीशन बनती है। लो प्रेशर पे जो सी, हमें पता है कि सी K1 P0 है, तो P0 अगर इंक्रीज होगा तो सी भी इंक्रीज होगा। देखो लो प्रेशर पे P0 इंक्रीज होगा क्योंकि P कम है और P0 ज़्यादा है। ये कम है तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा ही है, ये ज़्यादा है तो इसका मतलब सी भी ज़्यादा है, और सी ज़्यादा है तो इसको C-1 में 1 को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि सी ज़्यादा है तो 1 इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, तो इसकी C-1 की वैल्यू सी के इक्वल आती है। इस तरीके से इसको नेगलेक्ट करके इसकी जगह सिर्फ सी रख के और सी की जगह K1 P0 रख के अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को अगर हम इस पूरे फार्मूले को देखें, सॉल्व करें, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से एक फार्मूला मिलेगा जिसमें P/VT इक्वल 1/VM K1 प्लस P/VM होता है। ये फार्मूला जो है यहीं से आया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, इस फॉर्मूले में जो K1 है, यहाँ पे ध्यान देना, जो K1 है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किसके लिए, मोनोलेयर फॉर्मेशन के लिए। इसकी बात हो रही है जब मोनोलेयर पहली लेयर बनी तो उस टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो है हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उस फार्मूले से बिल्कुल मैच हो रहा है। देखो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फार्मूला क्या था, P/X 1/K डैश के P/K डैश, जहाँ पर K क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये बिल्कुल इससे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बेड इक्वेशन है वो लैंगमियर आइसोथर्म फॉर मोनोलेयर के जैसी होती है। कब, जब प्रेशर लो होता है, इसका मतलब लो प्रेशर पे।